नमस्कार दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम नर्सिंग में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एबल टू मूव ऑल लिम्स विथ नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ बट वॉक्स विथ ए वाइड बेस अनस्टेडी gait. Which structure is most likely affected? रोगी सभी अंगों को सामान्य शक्ति से हिला सकता है, लेकिन उसकी चाल चौड़ी, वाइड बेस और अस्थिर है। कौन सी संरचना प्रभावित है? तो बताओ। तो इसका आंसर है दोस्तों सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम ही होता है बॉडी को बैलेंस करने का। सेरिबेलम का काम ही क्या होता है? बॉडी को बैलेंस करने का। और सेरिबेलम में यह संरचना प्रभावित होंगी तभी उसकी चाल चौड़ी, वाइड बेस और अस्थिर रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स? पॉन्स में कौन सा श्वसन केंद्र स्थित होता है? तो बताओ, पॉन्स में कौन सा श्वसन केंद्र स्थित होता है? देखो दोस्तों, पॉन्स में दो श्वसन केंद्र स्थित होते हैं। पहला होता है निमोटॉक्सिक और दूसरा होता है एपनेस्टिक सेंटर। पॉन्स में दो सेंटर स्थित होते हैं। कौन सा? पहला निमोटॉक्सिक और दूसरा होता है एपनोस्टिक सेंटर। इसका काम क्या होता है? डीप एक्सपीरेशन के लिए। देखिए, जब हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ दौड़ते या फिर हेवी काम करते तो हम जोर जोर से श्वास लेते, वो इसकी वजह से होता है, एपनोस्टिक सेंटर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ए स्ट्रोक अ पेशेंट डेवलप्स इरेगुलर रेस्पिरेशन एंड सेवर ब्रैडिकार्डिया, which structure is most likely damaged? बताओ। स्ट्रोक के बाद रोगी में अनियमित श्वसन और गंभीर ब्रैडिकार्डिया हो गया है। कौन सी संरचना क्षतिग्रस्त है? तो बताओ, इसके लिए क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा। रेस्पिरेशन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्ट्रोक के बाद रोगी में अनियमित श्वसन और गंभीर ब्रैडिकार्डिया हो गया है तो उसके लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा यह संरचना क्षतिग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज द लिटिल ब्रेन? किस संरचना को लिटिल ब्रेन कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल का जवाब बताओ आप कमेंट में। लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन कहते हैं। इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी बोल सकते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सिर्फ इसका नाम लिटिल ब्रेन है, पर ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम। छोटा दिमाग कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लेबर ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज नोट, दिस सजेस्ट। प्रसव के दौरान हरे रंग का एमनियोटिक द्रव दिखाई देता है, ये किसका संकेत है? तो बताओ, एमनियोटिक द्रव अगर हरे रंग का दिखाई देता है तो ये किसका संकेत है? तो ये संकेत है मेकोनियम स्टेनी। बच्चे ने मेकोनियम स्टेनी क्रिएट कर ली, यानी बच्चे ने पेट में पोटी कर ली, तभी हरे रंग का एमनियोटिक द्रव दिखाई देता है। नॉर्मल एमनियोटिक द्रव कौन से कलर का होता है? तो होता है पेल कलर का, या फिर स्ट्रॉ कलर, या फिर एम्बर। नॉर्मल एमनियोटिक द्रव किस कलर का होता है? पेल कलर, स्ट्रॉ कलर, एम्बर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स एक्सीडेंटली इन्फ्लेट्स द Foley balloon before urine return is seen. What is the major complication? मूत्र आने से पहले Foley balloon फुला दिया गया, प्रमुख जटिलता क्या हो सकती है? तो बताओ।
मूत्र आने से पहले ही फोली बलून फुला दिया गया है तो क्या हो सकता है? तो इसकी वजह से यूरेथ्रल ट्रॉमा हो सकती है। क्या हो सकता है? यूरेथ्रल ट्रॉमा। अगर मूत्र से पहले ही फोली बलून फुला दिया गया है तो यूरेथ्रल ट्रॉमा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईवी फ्लूइड इज कंपैटिबल विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? रक्तदान ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कौन सा आईवी फ्लूइड संगत है? तो बताओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कौन सा आईवी फ्लूइड संगत है? तो इसका आंसर है दोस्तों डेक्स्ट्रोज, 5% डेक्स्ट्रोज। रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ डेक्स्ट्रोज 5% आईवी फ्लूइड संगत है। देखिए दोस्तों, आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसे किस जिले और किस स्टेट से देख रहे हैं एक कमेंट करके बताएं, जिन्हें करके मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट मेरा लेक्चर किस स्टेट और किस जिले से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज द हेजमैन फैक्टर? हेजमैन फैक्टर किस क्लोटिंग फैक्टर को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, बताओ। सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में देते चलो। हेजमैन फैक्टर किस क्लोटिंग फैक्टर को कहा जाता है? तो इसका आंसर है फैक्टर 12 को। फैक्टर 12 को क्लोटिंग फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्री ऑफ लाइफ सीन इन द सेरिबेलम इज कॉल्ड? सेरिबेलम में पाए जाने वाला ट्री ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? सेरिबेलम में पाए जाने वाला ट्री ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? तो बताओ। तो इसे कहते हैं आर्बर विटाई। आर्बर विटाई सेरिबेलम में पाए जाने वाला ट्री ऑफ लाइफ को क्या कहलाता है? आर्बर विटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विथ कंप्लीट कर्विकल डायलेटेशन एंड एंड्स विथ डिलीवरी ऑफ द बेबी? प्रसव की कौन सी अवस्था पूर्ण गर्भाशय ग्रीवा प्रसार से शुरू होकर शिशु के जन्म तक रहती है? तो बताओ क्या होगा? इसका आंसर है सेकंड स्टेज में। प्रसव की सेकंड स्टेज अवस्था पूर्ण गर्भाशय ग्रीवा प्रसार से शुरू होकर शिशु के जन्म तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड कंपोनेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी? क्लॉटिंग फैक्टर की कमी वाले रोगियों के लिए कौन सा रक्त घटक सबसे उपयुक्त है? बताओ। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी वाले रोगी के लिए कौन सा रक्त घटक सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी वाले रोगों के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रक्त घटक सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेटल सर्कुलेशन द वेसल कैरिंग द मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज? भ्रूण संरचन में सबसे अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिका ले जाती है? तो बताओ, ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिका ले जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों यूम्बिलिकल वेन। यूम्बिलिकल वेन। वेन में ही ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और आर्टरीज में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड रक्त। आर्टरीज में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कार्नियल नर्व कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग? यानी जीभ के एक पक्ष 1/3 भाग से स्वाद संवेदना कौन सी कपाल तंत्रिका ले जाती है? तो बताओ। तो इसका आंसर है दोस्तों ग्लोसोफेरिनेजिल नर्व। ग्लोसोफेरिनेजिल नर्व। इसमें जीभ के पक्ष 1/3 भाग से स्वाद संवेदना कपाल तंत्रिका ले जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। निम्नलिखित में से कौन सा एमनियोटिक द्रव का कार्य नहीं है। एमनियोटिक द्रव का कार्य कौन सा नहीं है। प्रोटेक्ट फेटस फ्रॉम ट्रॉमा, ये है। मेंटेनेंस कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी है। प्रोवाइड स्पेस फॉर फीटल मूवमेंट, ये भी है। पर प्रोड्यूसेस फीटल हार्मोन्स, ये है क्या? नो। इसका आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसेस फीटल हार्मोन्स, ये एमनियोटिक द्रव का कार्य नहीं है। ध्यान रखना, पूछा क्या है, नहीं या है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स डेलीगेट्स विटल साइन मेजरमेंट टू ए नर्सिंग असिस्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए पेशेंट केयर रिमेन्स विथ। नर्स ने वाइटल साइन मापने का कार्य नर्सिंग सहायक को सौंपा। रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बताओ। अगर नर्स ने वाइटल साइन मापने का कार्य नर्सिंग सहायक को सौंपा तो रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी रहेंगी? तो रहेंगी रजिस्टर्ड नर्स की। किसकी जिम्मेदारी रहेंगी? रजिस्टर्ड नर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रेडनेस वार्मथ एंड पेन along the vein after IV therapy. This indicates IV थेरेपी के बाद रोगी को शीरा के साथ लालिमा, गर्माहट और दर्द है, ये क्या दर्शाता है? तो बताओ। तो इसका आंसर है फ्लेबाइटिस। आईवी थेरेपी के बाद रोगी को सीरा के साथ लालिमा, गर्माहट और दर्द, ये दर्शाता है फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफीरियर कोलिकुली आर एसोसिएटेड विद। इंफीरियर कोलिकुली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों हियरिंग से। इंफीरियर कोलिकुली हियरिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है while flushing an IV cannula swelling develops around the site. This indicate IV कैनुला फ्लश करते समय साइट पर सूजन हो जाती है, ये क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है इनफिल्ट्रेशन। आईवी कैनुला फ्लश करते समय साइट पर सूजन हो जाती है, ये दर्शाता है इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैथेटर हैज ए कर्व टिप एंड इज प्रेफर्ड इन पेशेंट्स विथ इनलार्ज प्रोस्टेट। बड़े हुए प्रोस्टेट वाले रोगियों में घुमावदार सिरा वाला कौन सा कैथेटर उपयोग किया जाता है? तो बताओ। तो इसका आंसर है दोस्तों तो इसका आंसर है काउट कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड अनमैरिड चिल्ड्रन ओनली। केवल माता पिता और अविवाहित बच्चों वाला परिवार कौन सा कहलाता है? तो बताओ, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फैमिली। केवल माता पिता और अविवाहित बच्चों वाला परिवार कहलाता है न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैथेटर हैज ए रिटेंशन बलून। किस कैथेटर में रिटेंशन बलून होता है? तो इसका आंसर है फोली कैथेटर में। फोली कैथेटर में रिटेंशन बलून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और तुम्हारे लिए होमवर्क है ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी हार्ट के लिए यूज होता है, तो ईईजी ब्रेन का कार्य जानने के लिए ईईजी का यूज करते हैं। और ईईजी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इन ईसीजी द क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट्स। ईसीजी में क्यूटी अंतराल क्या दर्शाता है? देखो, सॉरी,
ये Q से T लेग तक ECG में QT अंतराल क्या दर्शाता है? तो देखो इसका आंसर है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ये QT दर्शाता है। तो P क्या दर्शाता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन ओनली क्या दर्शाता है? P को। एट्रियल डिपोलराइजेशन P को दर्शाता है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है QRS। QRS क्या दर्शाता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्नियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टंग मूवमेंट्स? जीभ की गतियों के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? जीभ की गतियों के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है हाइपोग्लोसल नर्व। जीभ की गतियों के लिए हाइपोग्लोसल नर्व ये तंत्रिका जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इन द अर्ली स्टेज? किस प्रकार के शॉक में प्रारंभिक अवस्था में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तथा सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस घटता है? तो बताओ। तो इसका आंसर है सेप्टिक शॉक में। सेप्टिक शॉक में प्रारंभिक अवस्था में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तथा सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली बाय? सामान्य गर्भावस्था में प्लाज्मा वॉल्यूम लगभग कितना बढ़ता है? तो बताओ। तो इसका आंसर है 40 से 50%। सामान्य गर्भावस्था में प्लाज्मा वॉल्यूम लगभग 40 से 50% बढ़ता है। देखिए दोस्तों आज के सवाल यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये लेक्चर किस जिले और किस स्टेट से देख रहे हैं ये कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर किस जिले और किस स्टेट से देखते हैं।